Hello everyone, welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है लिंडा की बातें सुनकर। 5 साल पहले विंग को गुसु सिटी से वापस यूनमक सिटी पर आना पड़ता है क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बिना शादी किए ही वो प्रेग्नेंट हो गया था। तो उसको उस कॉलेज से निकाल दिया गया था और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चलने लगी थी। उनकी फादर की बिजनेस डूबने लगी थी। जेंगछा और यानली भी उस वक्त पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गए थे। तब उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, जिस वजह से मैडम यू भी ज़्यादातर बीमार रहने लगी थी। उस वक्त विंग अपने पढ़ाई को छोड़कर वो वापस यूनमक सिटी पर आ गया था। तब विंग वापस आकर उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रोकर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है, मैंने आप लोगों की इज्जत ख़राब की है, मेरी वजह से आप लोगों की इज्जत चली गई, इन सब के लिए मुझे माफ़ कर देना। तब मैडम यू उससे बोलता है, हालांकि तुम हमारे बेटे नहीं हो, फिर भी हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम अपने बच्चे से करते हैं। तुम अब अगर इस बच्चे के साथ कुछ भी करना चाहो तो तुम कर सकते हो, हम इस बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे, अगर तुम इसे रखना चाहो तो रख सकते हो। मैडम यू ऐसा बोलती है। तभी जियांग फेंगमियान बोलते हैं कि मुझे हमेशा से ही एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था, तो तुमने मेरी इस इच्छा को पूरी कर दी। तब विंग खुश होकर बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरह से सपोर्ट करने के लिए, मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा, वो ऐसा बोलता है। तब मैडम यू और जियांग फेंगमियान बोलते हैं कि तुम हमारे बेटे हो, हम अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर सब लोगों की तरह हम भी तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे और हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे तो दुनिया तुम्हारी साथ क्या करेगी, ऐसा बोलती है। तब विंग बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये सब सोचकर दुखी होकर बोलता है, तो ठीक है, चलो हम चलते हैं, वो ऐसा बोलती है। तब ग्लोरिया बोलती है, तो ठीक है, मैं भी अपने घर पे जा रहा हूँ, तो तुम अच्छे से जाना, ठीक है। वो ऐसा बोलकर अपने कार की तरफ चली जाती है और विंग भी अपने घर के लिए आता है। तब जब वो अपने घर पर आता है तब वो अपनी बेटे को बोलता है कि तुम कैसे हो, मैंने तुम्हारे लिए नया फ़ोन लिया है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तब जब वो ऐसा बोलता है तब आयुआन बोलता है, मम्मा, सारे लोगों के फादर स्कूल पर लेने आते हैं, मेरे फादर कौन है, वो कहाँ पर रहते हैं। तब विंग अपने बेटे के बात सुनकर चुपचाप रहता है और कुछ देर बाद बोलता है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को तो पता भी नहीं है कि उनके एक प्यारे बेटा है, मैंने तुम्हारे पापा को किसी वजह से छोड़ा है, अगर उन्हें पता होता कि उनके एक बेटा है तो वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। जब आयुआन विंग की बात सुनता है तब बोलता है कि पापा, क्या फादर हमें लेने के लिए आएंगे, क्या वो हमसे मिलने के लिए आएंगे, क्या वो मुझे ढूंढ लेंगे। तब विंग बोलता है, हाँ मेरे बच्चे, वो हमें ज़रूर ढूंढ लेगा, लेकिन उन्हें हमें मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब मैं उन्हें छोड़कर आ रहा था तब मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, हम कहाँ पर रहते हैं। तब
वुइंग बोलता है, हाँ उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम उनसे बाद में मिल सकते हैं। तब आयुआन बोलता है कि वो जितना देर से हमें ढूंढ लेंगे उन्हें हमसे और भी ज़्यादा प्यार होगा, वो हमसे और ज़्यादा प्यार करेंगे। तब वुइंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तभी वुइंग की एडॉप्टेड मदर मैडम यू आकर बोलती है, तुम्हें आयुआन के लिए एक फादर ढूंढ लेना चाहिए। तुम कब तक अकेले ये सब संभालते रहोगे? तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम अकेले इस सारे जिम्मेदारी उठाते उठाते थक जाओगे। तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तब वुइंग अपने मन में सोच रहा होता है, आयुआन के फादर के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो बिजनेस के लिए आया है या फिर अपने पर्सनल रीज़न के लिए आया है? वो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। अगले दिन पर जब वुइंग अपने ऑफिस पर अपने रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जाता है, तब सारे एम्प्लॉय बात कर रहा होता है कि हमारे कंपनी को किसी दूसरे कंपनी ने खरीद लिया है। वो कंपनी का प्रेसिडेंट बहुत ही यंग है। उन्होंने 25 साल की उम्र में बिजनेस प्रेसिडेंट बन गया। वो सब लोग ऐसा बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बहुत ही हैंडसम है। सब लोग ऐसा ही बोल रहा होता है। जब वुइंग अपने रेजिग्नेशन लेटर लेकर जा रहा होता है, तब उसके सामने मेंग्याओ बोलता है कि अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दो, मैं जाकर प्रेसिडेंट को दे दूंगा। तब वुइंग बोलता है, हाँ ठीक है, मैं दे रहा हूँ। वो ऐसा बोलकर अपने बैग से रेजिग्नेशन लेटर निकाल कर देता है और बोलता है, ये लो, मैं ऐसे भी जा रहा हूँ अपने सामान पैक करने के लिए, तो करना और राज करना, वैसे भी मैं तुम्हारे आँखों में चुभ रहा हूँगा। वो ऐसा बोलता है। तब मेंग्याओ उससे चिल्लाकर गाली देता है। तभी वुइंग को कॉल आता है ग्लोरिया की। वो रोती हुई वुइंग को बुलाता है। वुइंग दौड़ते हुए उसके घर पर चले जाते हैं। जब वुइंग ग्लोरिया के घर पर जाता है, तो वो तुरंत ही ग्लोरिया के रूम पर चला जाता है और ग्लोरिया को देखता है कि ग्लोरिया अपने बेड के सामने बैठकर रो रही है और उसके आगे बहुत सारी बियर के बोतल की कांच फैला पड़ा है। वो ये सब देखकर डरता हुआ उसके पास जाता है और बोलता है, तुम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जो भी करोगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम जितना भी अपने आप को चोट पहुंचा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो ऐसा बोलता है, तब ग्लोरिया बोलती है, हाँ मुझे पता है, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मेरा बीवी होने का हक भी छीन लेगा और मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा। वो ऐसा बोलता है और रोती हुई बोलती है कि ग्लोरिया बोलती है कि मैं वापस से उस गरीबी और उसी ज़िंदगी को जी लूँगी। बस मैं एक बार इससे छुटकारा पा लूँ, मैं उससे डिवोर्स दे दूँ। वुइंग, क्या तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो? वो ऐसा बोलती है। तब वुइंग उसे बोलता है कि क्या तुमने सब कुछ सोच लिया? क्या तुम उससे डिवोर्स ले लोगे? तब ग्लोरिया बोलती है कि हाँ, मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा। दरअसल कल रात वो अपनी मिस्ट्रेस को अपने घर ले आया था और उसने बोला कि मुझे डिवोर्स देना होगा, बोलकर उसने मुझे डिवोर्स पेपर भी दे दिया है। तब वुइंग गुस्सा करके चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा पति बहुत ही कमीना है।
तुम्हें इस जगह पर रहकर रोने से अच्छा है तुम मेरे साथ आ जाओ, सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। वो ऐसा बोलता है, लेकिन ग्लोरिया उसके गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और हुइंग को बोलता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है। तब हुइंग उसको उसके बिस्तर पर लेटाते हुए वो उसके घर से बाहर निकल जाता है। जब वो घर पर जा रहा होता है तो वो एक क्लब से होते हुए जाता है। वहाँ पर तिमोथी और उसके मिस्ट्रेस चल रहा होता है। वो दोनों बातें करते हुए चल रहा होता है। जब हुइंग तिमोथी जिन को देखता है तो वो उसके सामने जाता है। जब तिमोथी जिन हुइंग को सामने देखता है तब तिमोथी जिन बोलता है, मिस्टर हुई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब हुइंग बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करने हैं पर्सनल, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? तब तिमोथी जिन का मिस्ट्रेस बोलता है, तिमोथी ये लड़की कौन है? तब तिमोथी बोलता है, ये बस मेरी दोस्त है। तब तिमोथी बोलता है, तुम मेरी दोस्त हो तो यहीं पर बात करो, ठीक है? तब ये मेरी दोस्त है तो तुम यहीं पर बात करो, ठीक है? तब हुइंग बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यहीं पर बात करना है? तब तिमोथी बोलता है, हाँ बिल्कुल। तब हुइंग बोलता है, तो ठीक है, तुम बहुत ही कमीने हो और घटिया हो, तुम बहुत ही यंग हो और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तुम हैंडसम भी हो, इसलिए सारी लड़कियां और ओमेगास तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन लगता है तुमने 7 साल जो प्रॉमिस किया था वो तुम अब भूल गए हो। तुमने उस लड़की दर्द पहुंचाया है जिस लड़की को तुमने प्रॉमिस किया था कि ज़िंदगी भर उसको खुश रखेगा और ज़िंदगी भर उसके साथ रहोगे। तुमने उस लड़की को धोखा दिया है जिसने 7 साल तक तुम्हारे साथ प्यार किया है, 7 साल तक तुम्हारे साथ रहा है, 7 साल तक तुम्हारे हर बातों पर, हर चीज़ों पर चुपचाप से रहा है और तुमसे हमेशा से प्यार किया है। मैं तुम्हें यकीन से बोल सकता हूँ, तुम्हें आगे से कभी ऐसा लड़की नहीं मिलेगी कि तुमसे हमेशा प्यार करता रहे। बस ये सारी लड़कियाँ और ओमेगास तुम्हारे पैसों के लिए आगे पीछे तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तुम्हें ग्लोरिया जैसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो ऐसा बोलता है और आगे बढ़कर तिमोथी जिनको वो जोरदार पंच मारता है और वो उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जो भी लोग खड़े थे और जो उन्हें देख रहा था वो सारे लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।